इट्स मूवी टाइम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके मनोरंजन के लिए पेश है 300 राइज ऑफ एन एम्पायर। इसका फर्स्ट पार्ट आपने पहले ही देख लिया होगा, अगर नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस मूवी की स्टोरी और डायरेक्शन जितना बेहतरीन है उतना ही शानदार इसका सीजी और वीएफएक्स है। तो चलिए मूवी पर आते हैं। मूवी की शुरुआत होते है स्पार्टा की रानी और उनके सैनिकों के साथ, जहां वो उन्हें बताती है कि इस खूनी जंग की शुरुआत आज से 10 साल पहले हुई थी, जब फारस का राजा डारियस अपनी सेना लेकर यूनान को जीतने के इरादे से हमला करने आता है। जब उसकी सेना 1 महीने का समुद्री सफर तय करके मैराथन पहुंचती है, तब उस थकी हुई सेना पर एथेनियन हमला कर देते हैं। फारसी सेना इस अचानक हुए हमले से हड़बड़ा जाती है और एथेनियंस वहां कत्लेआम मचा देते हैं। इस खूनी योजना को बनाने वाला एक आम एथेनियन सिपाही होता है जिसका नाम था थेमिस्टिक्लीज। वो फारसियों को मारता हुआ आगे बढ़ता है। इसी मारकाट के बीच उसकी नज़र राजा डारियस पर पड़ती है, जो कि दूर समुद्र में अपने जहाज से ये सारा नज़ारा देख रहा होता है। थेमिस्टिक्लीज इस मौके का फायदा उठाकर डारियस पर तीर चला देता है, जो कि उसके सीने में जाकर लगता है और डारियस का बेटा जक्सीस अपने पिता को संभालता है। तब थेमिस्टिक्लीज को लगता है कि उसने डारियस को मारकर गलती कर दी। उसे जक्सीस को मारना चाहिए था, क्योंकि उसने जक्सीस की आंखों में बदले की आग देखी थी और वो अपने पिता की मौत का इंतकाम लेने वापस आएगा। फिर अगले सीन में हमें फारस का महल दिखता है, जहां डारियस अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है। डारियस से मिलने उसके सलाहकार और सिपह सलार आते हैं। उन सब में उसकी सबसे वफादार और खतरनाक जल सेना कमांडर आर्टेमिजा भी उससे मिलने आती है। राजा डारियस उसे सबसे ज्यादा पसंद करता था, क्योंकि उसने कई जंगों में डारियस को जीत दिलाई थी। जब आर्टेमिजा राजा डारियस से मिलती है, तब जक्सीस भी वहीं होता है। तब डारियस अपने बेटे से बोलता है कि उन नामुराद यूनानियों को उनके हाल पर छोड़ दो, उन्हें सिर्फ देवता ही हरा सकते हैं, मेरी गलतियों को तुम मत दोहराना। तभी आर्टेमिजा डारियस के सीने से तीर निकाल लेती है, जिससे कि डारियस की मौत हो जाती है। आर्टेमिजा ऐसा इसलिए करती है क्योंकि वो यूनान से बदला लेना चाहती थी। दरअसल आर्टेमिजा भी एक यूनानी ही थी। कई सालों पहले एक यूनानी दस्ते ने आर्टेमिजा के पूरे परिवार का बलात्कार करके उन्हें मार देते हैं और आर्टेमिजा के साथ भी कई सालों तक शारीरिक शोषण करते हैं और फिर उसे एक बंदरगाह पर मरने के लिए फेंक देते हैं। तभी एक फारसी दूत उसकी जान बचाता है और उसे फारस ले आता है और वह उसे अव्वल दर्जे की तलवारबाजी की तालीम देता है। तभी से आर्टेमिजा यूनान को खत्म करने की कसम खा लेती है और इसी वजह से वो डारियस को भी मार देती है, क्योंकि वो जक्सीस को यूनान से युद्ध न करने की सलाह दे रहा था। और जक्सीस, जो कि 7 दिनों से अपने पिता की मौत का शोक मना रहा था, उसके कानों में जहर घोलना शुरू कर देती है और उसे कहती है कि तुम्हारे पिता की सलाह कोई सलाह नहीं थी, वो एक चुनौती थी। अगर यूनानियों को देवता ही शिकस्त दे सकते हैं तो तुम एक देवता बनोगे। और फिर आर्टेमिजा दूर दूर से पुजारियों, तांत्रिकों और जादूगरों को बुलाती है और पुराने जादू टोनों में डूबी हुई पत्तियों को जक्सीस पर लपेटकर उसे सुनसान रेगिस्तान में छोड़ देती है। कई दिन भूखा प्यासा भटकने के बाद जक्सीस एक गुफा में पहुंचता है, जहां बिना आत्मा वाले तांत्रिक रहते थे। वहां जक्सीस खुद को काली और शैतानी शक्तियों को सौंप देता है और वहां जन्म होता है एक दिव्य सम्राट का। जक्सीस अब बिना आत्मा वाला एक देवता बन चुका था, जिसमें इंसानियत का नामो निशान नहीं था। वहां से जक्सीस अपने देश आता है और अपनी वफादार आवाम और सेना के सामने यूनान से जंग का ऐलान कर देता है। फारस की 10 लाख की फौज यूनान को तबाह करने के लिए वहां से निकल जाती है। और इधर हम एथेंस की संसद को देखते हैं, जहां यूनान के सभी राज्यों और कबीलों के सांसद मौजूद होते हैं, जो कि आपस में बिल्लियों की तरह लड़ रहे होते हैं। तब थेमिस्टिक्लीज सभी को चुप करवाता और कहता है कि यह वक्त आपस में लड़ने का नहीं, एकजुट होने का है। फारस हम पर हमला करने आ रहा है और हम में से कोई भी अकेला उससे नहीं लड़ सकता। तब भी एक सांसद कहता है कि शहरी राज्य जंग नहीं चाहते, वो फारस से समझौता करना चाहते हैं। लेकिन थेमिस्टिक्लीज उन्हें समझाता है कि फारस हमसे समझौता करने नहीं आ रहा, वो हमें राख करने आ रहा है। मुझे आप सभी सांसदों की मदद चाहिए, मुझे आप अपने जहाज और सेना दीजिए ताकि मैं फारसी को रोक सकूं। तभी एक और सांसद कहता है कि क्या स्पार्टा भी हमारी मदद करेगा। तब थेमिस्टिक्लीज बोलता है कि स्पार्टा से मदद मांगने में खुद जाऊंगा। फिर थेमिस्टिक्लीज स्पार्टा पहुंचता है, जहां उसे पता चलता है कि फारसी दूत पहले ही स्पार्टा को अपनी शर्तें बता चुका है, लेकिन स्पार्टा ने उसकी शर्तें ठुकरा दी थी। और वहां वो स्पार्टा की रानी से मिलता है और उन्हें कहता है कि मैं एक गठबंधन बना रहा हूं जिसमें यूनान की संयुक्त सेना होगी, मुझे इसमें आपकी मदद चाहिए, आप अपने जहाज और सेना भेजिए। लेकिन रानी उसे मना कर देती है। वो उससे कहती है कि हमें संयुक्त यूनान में कोई दिलचस्पी नहीं है,
हमें सिर्फ स्पार्टा की चिंता है। हमारे राजा ओरिकल्स के पास गए हैं, वो युद्ध की रणनीति बना रहे हैं और हम अकेले ही जंग लड़ेंगे। तब थेमिस्टक्लीज वहां से निराश होकर लौट जाता है। वापस आकर वह जंग की रणनीति बनाता है और इधर समुद्र में आर्टेमिजा हजारों जहाज और बहुत बड़ी सेना लेकर यूनान पर हमला करने के लिए तैयार होती है। और दूसरी तरफ जक्सीस भी अपनी आधी सेना लेकर उत्तर से हमला करने वाला होता है। लेकिन जक्सीस यह नहीं जानता था कि राजा लियोनिडास और उसके 300 सरफरोश स्पार्टन उसका रास्ता रोकने के लिए स्पार्टा से निकल चुके हैं। जब थेमिस्टक्लीज को पता चलता है कि स्पार्टा जंग के लिए रवाना हो चुका है, तब वह भी अपनी सेना और 50 जहाज लेकर आर्टेमिजा को रोकने के लिए निकल जाता है। थेमिस्टक्लीज को शहरी राज्यों से कोई भी मदद नहीं मिली थी, इसलिए वह सिर्फ अपनी एथेंस की सेना को ही युद्ध करने ले जाता है। दूसरे दिन आर्टेमिजा अपने 1000 जहाजों का बेड़ा थेमिस्टक्लीज को हराने के लिए भेजती है, जिसका नेतृत्व कमांडर बंदारी करता है। फारसी जहाज यूनानियों के मुकाबले काफी बड़े और आगे से मजबूत थे, लेकिन उनके बीच का हिस्सा काफी कमजोर था और यह बात थेमिस्टक्लीज जानता था। इसलिए उसने अपने छोटे जहाजों से फारसी जहाजों के बीच के हिस्से पर हमला करवाया, जिससे सारे फारसी जहाज डूबने लगे और साथ ही फारसी सेना भी डूब गई। यह यूनानियों के लिए बहुत बड़ी जीत थी, लेकिन आर्टेमिजा इस हार से बहुत नाराज हो गई और अपने ही कमांडर बंदारी को उसने समुद्र में फेंकवा दिया। फिर आर्टेमिजा अपने सभी कमांडरों से पूछते हैं कि क्या तुम में से कोई ऐसा है जो मुझे यहाँ पर जल्दी जीत दिलवा सकता है। तब कमांडर कसानी आगे आता है और कहता है कि सुबह होने से पहले मैं आपको जीत दिला दूंगा। फिर कमांडर कसानी अपनी सेना लेकर थेमिस्टक्लीज की ओर बढ़ता है। उसे गहरे कोहरे के बीच में यूनानी जहाज दिखते हैं, जो कि उसे देखकर अपने जहाज पीछे लेने लगते हैं। तब कसानी समझता है कि वो उससे डर कर भाग रहे हैं, इसलिए वो उसका पीछा करता है। लेकिन यह थेमिस्टक्लीज की एक चाल थी और कसानी के जहाज चट्टानों से टकरा गए और वहां पर डूबने लगते और यूनानी फौज उस पर हमला कर देती है। वो फारसी सिपाहियों को बुरी तरह हरा देते हैं और कमांडर कसानी को मौत के घाट उतार देते हैं। इधर आर्टेमिजा थेमिस्टक्लीज की चालाकियों से बहुत प्रभावित होती है, इसलिए वो उससे अपनी तरफ मिलाना चाहती थी। वो अपने सिपे सालार को एक पैगाम लेकर भेजती है और थेमिस्टक्लीज को मिलने बुलाती है। थेमिस्टक्लीज भी उससे मिलने के लिए राजी हो जाता है और आर्टेमिजा के जहाज पर पहुंचता है, जहां आर्टेमिजा खुद उसका स्वागत करती है और अपने कमरे में ले जाती है और वहां उससे कहती है कि मुझे तुम्हारे जैसे कमांडर की जरूरत है, तुम मेरी तरफ आ जाओ। हर रात मेरे साथ मरो और हर सुबह मेरे साथ नया जन्म लो। यह बोलकर वो उसके साथ इंटीमेट हो जाती है और उससे उसका जवाब मांगती है। लेकिन थेमिस्टक्लीज भी सख्त लौंडा था, वो इतने में कहाँ पिघलने वाला था और थेमिस्टक्लीज उसे मना कर देता है। तब आर्टेमिजा उसे वहां से धक्का दे देती है और अपने सिपाहियों को बोलती है कि इस कचरे को हमारे जहाज से दूर फेंक दो और थेमिस्टक्लीज अपने सेना के पास वापस आ जाता है। दूसरे दिन फारसी सेना की कमान आर्टेमिजा खुद संभालती है और अपने जहाज से यूनानी जहाजों की तरफ कच्चे तेल डलवाती है और अपने कुछ गुलामों की पीठ पर भी कच्चे तेल से भरा पिट्ठू बंधवाकर उन्हें यूनानी जहाजों पर भेज देती है, ताकि वो उन्हें वहां पर ब्लास्ट कर सके। जैसे ही थेमिस्टक्लीज की सेना फारसी जहाज के करीब आती है, वो उन पर आग के गोले बरसाती है, जिससे थेमिस्टक्लीज के सारे जहाजों में आग लग जाती है। उसकी सारी सेना तबाह हो जाती है। यूनानी बेड़ा बुरी तरह से जल रहा होता है। इसी बीच एक गुलाम थेमिस्टक्लीज के जहाज पर चढ़ जाता है और वहां पर ब्लास्ट हो जाता है, जिससे आर्टेमिजा समझती है कि थेमिस्टक्लीज मर चुका है, लेकिन वह बच जाता है। मगर इस बार थेमिस्टक्लीज बुरी तरह से हार गया होता है और उसकी लगभग पूरी सेना खत्म हो चुकी होती है और आर्टेमिजा इस बार जीत चुकी होती है। अपनी घायल और बची हुई सेना के साथ जहां थेमिस्टक्लीज आराम कर रहा होता है, वहां पर आर्केडियन आता है और वह उसे बताता है कि एक कुबड़े की गद्दारी की वजह से राजा लियोनिडास और उसके स्पार्टन सैनिक शहीद हो गए और नरक का द्वार खुल चुका है। तब थेमिस्टक्लीज उस आर्केडियन से कहता है कि तुम यूनान के हर राज्य, हर कबीले में जाओ और लियोनिडास की कुर्बानी बताओ। सभी को बताओ कि यूनान के लिए स्पार्टन शहीद हो गए, जिससे कि पूरा यूनान एकजुट हो जाएगा और मैं खुद इस खबर को एथेंस लेकर जाऊंगा। थेमिस्टक्लीज एथेंस पहुंचता है, जहां उसे वही कुबड़ा मिलता है जिसकी गद्दारी की वजह से स्पार्टन्स की मौत हुई थी। उसे वहां जक्सीस ने भेजा था और वो कुबड़ा सभी से कहता है कि महान राजा जक्सीस आ रहे हैं और एथेंस को राख कर देंगे। वो सभी को लियोनिडास की तलवार दिखाता है।
थेमिस्तक्लीज उससे वो तलवार ले लेता है और उसे कहता है कि तुम मेरा पैगाम अपने राजा जक्सिस के लिए ले जाओ और उसे कहना कि मैं अपनी बची हुई सेना के साथ सेलेमस की खाड़ी में एक हिस्सा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। यह बोलकर थेमिस्तक्लीज स्पार्टा के लिए रवाना हो जाता है। इधर हम स्पार्टा में देखते हैं कि उनकी रानी अपने पति और स्पार्टन शहीदों का शोक मना रही होती। तभी वहां थेमिस्तक्लीज आता है और रानी से कहता है कि राजा लियोनिडास की मौत का मुझे बहुत अफसोस है, आपको इसका बदला लेना चाहिए। मुझे आपकी समुद्री सेना दीजिए, वो हर एक जहाज हर एक सिपाही दीजिए, जो भी आप मुझे दे सके। लेकिन रानी गुस्से और गम में होती है। वो थेमिस्तक्लीज से कहती है कि तुम क्या चाहते हो, मैं अपने बेटे के हाथ में तलवार थमा दूं या स्पार्टन बच्चों के हाथ में? तुम्हारे संयुक्त यूनान के लिए मैंने अपना पति खो दिया, कई भाइयों को खो दिया और स्पार्टा ने यूनान के लिए बहुत कुछ कुर्बान कर दिया है, लेकिन तुम्हारा इससे भी मन नहीं भरा। तब थेमिस्तक्लीज लियोनिडास की तलवार रानी को देता है और उनसे कहता है कि आप इंतकाम लीजिए। इधर जक्सिस एथेंस पहुंच गया होता है और वह उसे तबाह कर देता है। चारों तरफ मासूम लोगों को मौत के घाट उतार देता है। वहां की हर जगह को राख में बदलकर जश्न मना रहा होता है, जहां उसके साथ आर्टेमिजा भी होती है। तभी वहां कुबड़ा एफियाल्टीस आता है और उनसे कहता है कि महाराज, सेलेमस की खाड़ी में अभी भी यूनानी बेड़ा सलामत है, आप उन्हें मसल सकते हैं। तभी आर्टेमिजा उससे पूछते हैं कि उसका कमांडर कौन है। तब वो कुबड़ा बोलता है उसका कमांडर है एथेंस का थेमिस्तक्लीज। यह सुनते ही आर्टेमिजा चौंक जाती है, क्योंकि वह समझ रही होती है कि थेमिस्तक्लीज तो मर चुका है, इसलिए वह सेलेमस की खाड़ी की तरफ रवाना होती है। लेकिन जक्सिस उसे रोकता है और कहता है कि समझदारी इसमें है कि पहले हमें इस बारे में पता करें कि यह अफवाह है या सच। तब आर्टेमिजा जक्सिस से कहते कि अब जंग के मामलों में तुम मुझे सलाह दोगे। तब जक्सिस उसे रोकता है, लेकिन आर्टेमिजा उसकी बात नहीं सुनती और वो उससे कहती है कि तुम यह याद रखो कि तुम्हारे सर पर जो ताज है वो मैंने तुम्हें पहनाया, तुम बस मेरी दी हुई हिफाजत के पीछे बैठकर जंग का मजा लो राजा साहब। यह बोलकर वो वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ हम थेमिस्तक्लीज और उसकी बची हुई सेना को देखते हैं। उसकी सेना के कुछ सिपाही थेमिस्तक्लीज से कहते हैं कि यह सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी जीत की वजह से हम हार गए, हमें समझौता कर लेना चाहिए था। तब थेमिस्तक्लीज कहता है कि हाँ, मैं मानता हूँ ये सब मेरी गलती है, लेकिन अब मैं एक आखिरी जंग लड़ने जा रहा हूँ। मैं अपने देश अपने वतन से मुंह नहीं फेरूंगा। तुम में से जो भी यहाँ से जाना चाहता है जा सकता है, लेकिन मैं अपने देश के लिए लड़ूंगा। यह सुनकर उसके सारे सिपाही उसका साथ देते और उनमें से कोई भी वहां से नहीं जाता। थेमिस्तक्लीज अपने 6 जहाज और बचे हुए सैनिकों के साथ आर्टेमिजा से लड़ने के लिए निकल जाता है, पर उसे पता था कि वो कभी नहीं जीत सकता, इसलिए वो एक योजना बनाता है। वो जानता था कि फारसी बेड़ा बिना आर्टेमिजा के कुछ नहीं, उसे बस आर्टेमिजा को मारना है। बीच समुद्र में हम दोनों सेनाओं को आमने सामने देखते हैं। इधर यूनान के सिर्फ 6 जहाज और मुट्ठी भर सेना, उधर फारसियों की सैकड़ों जहाज और हजारों की सेना। जंग शुरू होती है। आर्टेमिजा भी अपने खास सिपाहियों के साथ जंग में उतर जाती है। आर्टेमिजा वाकई में बहुत ही बेहतरीन तलवारबाज थी। उसने अपने रास्ते में जो भी आया उसे मौत के हवाले करते हुए आगे बढ़ती रही। इधर थेमिस्तक्लीज भी अपने जहाज पर एक घोड़ा लाया होता है और वह उस पर बैठकर आर्टेमिजा के पास पहुंचता है और आर्टेमिजा के सभी खास सिपाहियों को मार डालता है। उसके बाद हमें आर्टेमिजा और थेमिस्तक्लीज की शानदार लड़ाई देखने को मिलती है। वो दोनों ही गजब के योद्धा थे। तभी आर्टेमिजा थेमिस्तक्लीज से कहते हैं कि तुम हथियार डाल दो, तुम्हारी मुट्ठी पर सेना मुझे नहीं हरा सकती। लेकिन तभी बहुत सारे जहाज आते दिखते हैं जो कि संयुक्त यूनान के होते हैं, जिसकी कमान स्पार्टा की रानी संभाल रही होती है। तब थेमिस्तक्लीज आर्टेमिजा से कहता है कि तुम सरेंडर कर दो, अभी भी मौका है। पर आर्टेमिजा उस पर हमला कर देती है और थेमिस्तक्लीज उसे मार देता है और यूनान की संयुक्त सेना फारसियों को मौत के घाट उतार देती है और यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है। इस मूवी सीरीज का 3rd पार्ट अभी तक नहीं आया है, जिसका मुझे बड़ी बेसब्री से इंतजार है। उसी में हमें पता चलेगा कि आगे जक्सिस और यूनान का क्या हुआ था। यह मूवी 2014 में रिलीज हुई थी। इस मूवी के डायरेक्टर है जैक स्नाइडर। इसकी IMDb रेटिंग है 6.2। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जल्द ही मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।